हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बाल्कन स्टेट्स। अब ये बाल्कन स्टेट्स क्या होती हैं ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि बाल्कन स्टेट्स क्या होती हैं। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द टू बिग एम्पायर्स बाय द नेम ऑफ ऑटोमन एंड एस्टो-हंगरियन had fell, as a result of which many small states had come into existence which were known as Balkan states. बहुत हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले दो बड़ी बड़ी एम्पायर्स होती थी, एक ऑटोमन एम्पायर और दूसरी एस्टो हंगेरियन एम्पायर। जब ये दोनों एम्पायर में लड़ाइयां लड़ूइयां हुई, आपस में छोटी छोटी स्टेट्स टूट टूट के निकली, उन स्टेट्स को बाल्कन स्टेट्स कहा जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम की मदद से या मैप की मदद से भी समझाऊंगा। द लिटरल मीनिंग ऑफ बैल्कन इज टू ब्रेक अवे। बैल्कन का जो इंग्लिश का मतलब है उसका मतलब है टूट जाना, ब्रेक अवे हो जाना। एंड द स्टेट्स which had come into existence after the breaking away of big empires are known as Balkan states. और जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि वो स्टेट्स जो एग्जिस्टेंस में आई, बड़ी बड़ी स्टेट्स के जो दो बड़ी स्टेट्स थी उनके टूटने की वजह से उनको बैल्कन स्टेट्स कहा जाता है। ये जो है हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया, ये जो मोंटेनेग्रो और ये जो ग्रीस, अल्बानिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये सारी की सारी जो तुर्की, ये सारी की सारी बैल्कन स्टेट्स मानी जाती हैं। ठीक है। द स्टेट्स बाय द नेम ऑफ बल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की एटसेट्रा कुड बी इंक्लूडेड इन दिस एरिया। तो ये जो कलर्ड एरिया, ये सारा का सारा बैल्कन स्टेट्स है। ऑलमोस्ट ऑल द यूरोपियन पावर्स had made attempts to establish their hegemony over these states, as a result of which this area was also known as cockpit of Europe. तो यूरोपियन कंट्रीज में जो ताकतवर कंट्रीज थी वो बैल्कन स्टेट्स के ऊपर हमेशा कभी ना कभी अपना कब्जा जमाना चाहती थी, सुप्रीमेसी जमाना चाहती थी। इस वजह से यहाँ पे हमेशा मतलब कोई ना कोई कंफ्लिक्ट ही रहा है, इसलिए इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द टू बैल्कन वॉर्स of 1908 and 1912 to 13 were fought between Germany, Austria and Russia, as a result of which the treaty was signed in 1919, due to which these states had got entangled between the Germany and Russia. तो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है, बैल्कन वॉर्स हुई थी 1908 में और 1912 एंड 13 में। किसके बीच में? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड रशिया के बीच में, जिसकी वजह से एक ट्रीटी साइन की गई बाद में 1919 में, जिसके अंडर ये जो स्टेट्स हैं ये जर्मनी और रशिया के बीच में डिवाइड हो गई। ठीक है। सिंस दीज वर वीक स्टेट्स, they faced political instability, and taking advantage of it, after the First World War, Nazi Germany had established its hegemony over Austria and Czechoslovakia, and Soviet Union over Latvia, Estonia, Lithuania, हंगरी, बल्गारिया एंड रोमानिया। क्योंकि ये जो छोटी छोटी स्टेट्स थी वो पॉलिटिकली अनस्टेबल थी, हर तीसरे दिन यहाँ कोई पॉलिटिकल चेंज आ जाता था, लड़ाइयाँ लड़ुइयाँ होती रहती थी। इस वजह से जो जर्मनी था, जो उस टाइम पे नाजी कंट्रोल करते थे, हिटलर के अंडर था, उन्होंने ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया पे अपना कब्जा जमा लिया, अपनी हेजीमनी क्रिएट कर दी, अपने आप की सुपीरियरिटी शो करके उन पे कब्जा कर लिया। और जो सोवियत यूनियन था उन्होंने लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, हंगरी, बल्गारिया एंड रोमानिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है। ऑन February 9, 1934, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट्स, ग्रीस, टर्की, Romania and Yugoslavia had entered into an agreement and had agreed to face an attack over any of them unitedly. अब February 9, 1934 में क्या होता है? ये जो छोटी छोटी कंट्रीज लाइक ग्रीस, टर्की, रोमानिया एंड यूगोस्लाविया, वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमारे में से किसी एक के ऊपर भी हमला हुआ तो हम उसको यूनाइटेडली फेस करेंगे। ठीक है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, both the superpowers, that is Soviet Union and USA, had tried their best to establish their hegemony over these countries, as a result of which this area had remained quite disturbed. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर चल रही थी, यूएसए और सोवियत यूनियन इस बैल्कन स्टेट्स के जो एरिया हैं इनके ऊपर अपनी हेजीमनी क्रिएट करने की सोच रहे थे, अपनी सुपीरियरिटी बनाने की सोच रहे थे। इस वजह से यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई पंगा चल ही रहा था। ठीक है। बोथ दीज सुपर पावर्स had encouraged ethnic and caste violence in
this area, as a result of which conflict had started in Yugoslavia between slaves and other castes, and in Greece between नॉर्थ ग्रीस एंड साउथ ग्रीस। तो ये जो सुपर पावर्स थी वो एनकरेज कर रही थी, लड़ाइयाँ करवा रही थी इन स्टेट्स में, दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, ताकि उनकी लड़ाइयों का ये दोनों सुपर पावर्स फायदा उठा सकें। जैसे कि एग्जांपल दी है, युगोस्लाविया में स्लेव्स एंड अदर कास्ट के बीच में जो है लड़ाइयाँ करवा रही थी, और ग्रीस में नॉर्थ ग्रीस एंड साउथ ग्रीस दोनों के लोगों को आपस में लड़ा रही थी, और एक को हेल्प कर लेता था यूएसए हथियार दे के, दूसरे को हथियार दे के जो है यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन उनको आर्म्स एंड एमिनिशंस देके एनकरेज कर लेता था। दोनों की दोनों सुपर पावर्स जो है वो लड़ाइयाँ करवा रही थी, बेसिकली यही काम हो रहा था, ठीक है। अब इन 80s मतलब 1980s, सोवियत यूनियन, Mikhail Gorbachev had initiated two programs with the name of, या by the name of, Glasnost and Perestroika, as a result of which the hold of Soviet Union had weakened over this area। आपको पता है 1980s में जो जनरल सेक्रेटरी बने थे सोवियत यूनियन के, मिखाइल गॉर्बेचेव, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो प्रोग्राम्स शुरू किए थे, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। तो इसके अंडर उन्होंने जो जो डिफरेंट स्टेट्स थी जो सोवियत यूनियन के अंडर आती थी, उनको फ्रीडम दे दी, ठीक है। फ्रीडम की वजह से बाद में सोवियत यूनियन टूटा भी, ठीक है। On the other hand, as a result of growing influence of USA on this area, liberal democratic ideology had become quite popular। दूसरी तरफ यूएसए की जो लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी थी वो लगातार फैल रही थी, डेमोक्रेसी की जो बातें हैं वो लगातार फैल रही थी ऐसी कंट्रीज में, और उससे क्या हुआ, ऑल दिस गिव a serious setback to communist ideology, and it had almost ended from Romania and North Greece। तो उसकी वजह से ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, उसको एक बड़ा तगड़ा झटका लगा। इन 1990 लिथुआनिया हैड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। 1990 में लिथुआनिया इंडिपेंडेंट हो गया आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ Soviet Union in December 1991। Yugoslavia had got divided into different parts, whereas North and South Greece had joined together। तो इसमें ये बताया गया है कि भाई जैसे ही वो टूटा सोवियत यूनियन, यूगोस्लाविया को, मतलब यूगोस्लाविया भी जो है टूट गया इनटू डिफरेंट पार्ट्स, वेयर एज जो नॉर्थ ग्रीस और साउथ ग्रीस है वो आपस में मिल गए। ऑन December 25, 1991, फॉर्मर रिपब्लिक्स of the Soviet Union had formed Commonwealth of the Independent States। तो जैसे सोवियत यूनियन टूटा, उनमें जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है उनका उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक यूनियन टाइप बना ली, ताकि वो आपस में एक दूसरे से मतलब कोऑर्डिनेट कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन कौन से थे, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।